हाय फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आर्टिकल्स। हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश। आपको कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, ऐसी इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, वो ग्रामर पढ़ाया जाएगा और वो टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे और एक्सरसाइजेस करवाए जाएंगे जो CGL, टेट, सीटेट लगभग हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आप देखते होंगे CGL, टेट, सीटेट और अदर एग्ज़ाम्स में कि उसमें सिंटेक्स यानी एरर को ढूंढना, उसको करेक्ट करना, इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके लिए हमको जानकारी होनी चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की, सिंटेक्स की, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, सभी टॉपिक्स पर आपको अपना कमांड रखना होता है। पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश, और इसमें हमने सबसे आसान टॉपिक लिया है और पहला टॉपिक लिया है आर्टिकल। आर्टिकल में हम आज डेफिनेशन से नहीं शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि ये तो आपने बचपन से पढ़ा है, हमेशा से पढ़ा है। फिर भी उसको हम आर्टिकल के टॉपिक को भी हम समझाएंगे, पढ़ाएंगे, लेकिन पहले हम आर्टिकल के उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिससे आपको पहले पता चलेगा कि आर्टिकल पर किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आज के लेक्चर के बाद हम आर्टिकल को पूरा डिफ़ाइन भी करेंगे और आर्टिकल को पूरी तरह से पढ़ाएंगे, सभी रूल्स को समझाएंगे। आज आप पहले ये देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आर्टिकल से पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल देखिए, इसमें पहला यहाँ पे लिखा है ही इज़ गोइंग टू कलकत्ता। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करके नहीं लिखा है। आपको इसका एक्सप्लेनेशन जानने के लिए मेरी बात को ध्यान से सुनना होगा। मैंने यहाँ पर केवल पॉइंट्स लिखे हैं, बाकी मैं उसको एक्सप्लेन करता जाऊँगा, आपको समझाता जाऊँगा। अगर आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे तो आपको सारे पॉइंट्स समझ में आ जाएंगे और ये सारे रूल आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएंगे। देखिए, यहाँ पे द का जो प्रयोग होता है वो प्रॉपर नाउन के साथ नहीं होता। जैसे कोई किसी शहर का नाम है, चाहे वो दिल्ली हो, नोएडा हो, चाहे प्रयागराज हो, जो किसी भी शहर का नाम अगर लिखा है, जैसे यहाँ पर देखिए कलकत्ता लिखा है, तो यहाँ पर द का प्रयोग किया गया है, जो कि गलत है। इसलिए ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया। हम यहाँ पर देखते हैं करेक्ट क्या है, ही इज़ गोइंग टू कलकत्ता। तो यहाँ देखिए द को हमने हटा दिया है, तो ये सही है और ऊपर वाला गलत है। तो एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको ये पूरा सेंटेंस दे देगा और पूछेगा कि इसमें एरर क्या है। उसमें 4 ऑप्शन दे सकता है, पहले में गोइंग टू द लिख सकता है, एक में केवल द लिख सकता है। इस तरह से 4 ऑप्शन आपको दे देगा और आपको उसमें बताना होगा कि इसमें गलती क्या है, या नीचे अंडरलाइन भी कर देता है ही इज़ टू द गोइंग। फिर आपको यहाँ A, B, C लिख देगा और पूछेगा कि बताइए किस पार्ट में एरर है। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर C पार्ट में एरर है, क्योंकि यहाँ पे द आया है, जो कि नहीं होना चाहिए। चलिए हम सेकंड देखते हैं। सेकंड में लिखा है द गोल्ड इज़ ए प्रीशियस मेटल। तो देखिए, गोल्ड क्या है, एक मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन है तो एक रूल ये होता है कि जो मटेरियल नाउन्स होते हैं उसके पहले सामान्य अर्थ में द का प्रयोग हम नहीं करते हैं, इसलिए ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया। यहाँ पर जो ये द का प्रयोग है ये गलत है। देखिए करेक्ट क्या है, गोल्ड इज़ ए प्रीशियस मेटल। ये सेंटेंस एकदम सही है। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए आयरन इज़ ए यूज़फुल मेटल। यहाँ पर अगर मैं द का प्रयोग कर देता तो ये गलत हो जाता। यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा, आयरन इज़ ए यूज़फुल मेटल। यहाँ द का प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए ये सेंटेंस पहले से ही सही है। अब आगे देखते हैं थर्ड रूल क्या है हमारा। द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी आप जानते हैं कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। और रूल ये होता है कि भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले
द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये गलत है, तो इसलिए ये सेंटेंस पूरा गलत हो गया। और करेक्ट क्या है? ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पर ये सेंटेंस सही है। आगे देखिए, फोर्थ रूल, व्हाट काइंड ऑफ ए मैन इज़ ही। तो काइंड ऑफ जहाँ पर भी लिखा हो, और एक होता है सॉर्ट ऑफ, दो चीज़ें होती हैं, काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ। तो काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ के बाद ए का प्रयोग नहीं करते हैं, ये रूल होता है, ए का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये सेंटेंस गलत हो गया है। करेक्ट क्या है? करेक्ट है व्हाट काइंड ऑफ मैन इज़ ही। तो यहाँ पर देखिए ए का प्रयोग नहीं हुआ, तो ये सही हो गया। तो आपको एग्जाम में यही एरर ढूंढना होगा कि यहाँ पर ए गलत है, ए का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगला देखिए, यहाँ पर मैं डायरेक्ट करेक्ट सेंटेंस लिखा है, आई डू नॉट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ मैन। अगर यहीं पर ए का प्रयोग होता तो ये सेंटेंस गलत हो जाता है, यहाँ पर ए नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस सही है। चलिए देखिए, मैंने यहाँ पर आपको रूल्स यहाँ लिखा नहीं है, सीधा मैंने एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि एग्जाम्पल्स का प्रयोग करके जब समझाया जाता है तो हमको ज़्यादा समझ में आता है और वो दिमाग में बहुत दिनों तक बना रहता है। देखिए यहाँ पर देखिए बीमारियों के नाम लिखे हैं, फीवर, मलेरिया, डिसेंट्री, प्लेग। और यहाँ देखिए यहाँ पर कुछ मील्स के नाम लिखे हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। ब्रेकफास्ट सुबह का नाश्ता, लंच दोपहर का भोजन, डिनर रात का भोजन। और यहाँ नीचे देखिए आप क्या लिखा है, हेल, हिवेन, गॉड। सभी लोग जानते होंगे हेल माने क्या होता है, हिवेन माने स्वर्ग, गॉड माने भगवान, हेल माने नर्क। तो देखिए जो ये चीज़ें हैं बीमारियों के नाम के पहले और मील्स के नाम के पहले, और जो चीज़ें अपने आप में एक ही होती हैं, जैसे हेल तो आप जानते हैं, हेल हो चाहे हिवेन हो चाहे गॉड, ये अपने किस्म की एक ही चीज़ें हैं। हिवेन एक ही है, स्वर्ग एक ही है। तो जो चीज़ें एक ही होती हैं उनके पहले कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं होता। देखिए मैं लिखा है नो आर्टिकल। और दूसरी बात, जो बीमारियों के नाम होते हैं फीवर, मलेरिया, डिसेंट्री, प्लेग एक्सेट्रा, उनके पहले भी कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं किया जाता। आप इनके पहले द या ए नहीं लगा सकते, तब सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर एग्जाम में कोई सेंटेंस आता है जिसके पहले द फीवर या ए फीवर लिखा है या द हेल या द हीवन लिखा है, तो आप तुरंत समझ जाइए आर्टिकल अगर लगा हुआ है इन सब के पहले तो सेंटेंस में वहीं पर गलती है। आगे देखिए, द मीजल्स, द मम्स, ये दोनों एक तरह से अपवाद हैं, एक्सेप्शन है। इनके पहले जो मीजल्स खसरा होता है और मम्स कंठमाला का रोग होता है, तो ये दो बीमारियां ऐसी हैं इनके पहले द का प्रयोग होता है। तो आपको कुछ अपवाद जो हैं उनको भी दिमाग में बैठाना होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर सकता है। फीवर के पहले द का प्रयोग नहीं होता लेकिन मीजल्स दे देगा, और मीजल्स के पहले भी अगर आप ये दो अपवाद नहीं जानते होंगे, मीजल्स और मम्स, तो आप सोचेंगे कि बीमारियों के नाम के पहले तो द का प्रयोग होता ही नहीं है, आप इसको गलत मान लेंगे। लेकिन ये अपवाद है कि मीजल्स और मम्स के पहले द का प्रयोग होता है, इसलिए आप अपवाद को अच्छे से दिमाग में बैठा लें। आगे देखते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये मील्स हैं हमारे, तो इनके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। अब देखिए हेल, हिवेन, गॉड, मैंने बताया कि आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर भी दो अपवाद हैं। अपवाद ये है कि डेविल और पोप के पहले द का प्रयोग होता है, तो इसको आप अपने दिमाग में रख लें। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट, आई प्ले हॉकी। देखिए मैंने इसको केवल शॉर्ट में लिखा है, केवल एग्जाम्पल लिखा है। यहाँ से मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जो खेलों के नाम होते हैं हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, उनके पहले कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं होता। सेंटेंस ये एकदम सही है। तो आप ये नियम अपने दिमाग में बैठा लें कि जो खेलों के नाम होते हैं हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, उनके पहले कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं होता। देखिए ये क्या है, ये दिन का नाम है संडे, तो दिनों के नाम के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, संडे इज़ ए हॉलीडे। और इसी तरह से महीनों के नाम के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, जून इज़ द हॉटेस्ट मंथ। तो ये सब सेंटेंस सही है। तो आपको दिमाग में क्या बैठाना है, खेलों के नाम के पहले और दिनों के नाम के पहले और महीने के नाम के पहले द का और किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। द क्या, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। अब एक बात ये भी जान लीजिए, जैसे मौसम होते हैं, जैसे विंटर हो गया, विंटर
मतलब ठंड का मौसम है, समर गर्मी, स्प्रिंग बसंत, तो मौसम के नाम के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। चलिए अगले पेज पर देखते हैं। यहाँ देखिए मैं आपको कुछ और स्पेशल रूल्स बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि द रेड एंड वाइट फ्लावर, इसमें इससे आप क्या समझ सकते हैं? यहाँ पर कितने फ्लावर के बारे में हम बात कर रहे हैं? आप आर्टिकल पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक ही आर्टिकल प्रयोग हुआ है द, और केवल एक एडजेक्टिव के पहले प्रयोग हुआ है। यहाँ पर दो एडजेक्टिव है, रेड वाइट, और दोनों एडजेक्टिव एंड से जुड़े हुए हैं। तो आप एक रूल जान लीजिए कि अगर दो एडजेक्टिव हैं, जैसे यहाँ पे रेड है और वाइट है, और दोनों एंड से यहाँ पे देख रहे हैं आप जुड़े हुए हैं, तो अगर एंड से जुड़े हुए हो और दो एडजेक्टिव हों और द का प्रयोग केवल पहले वाले एडजेक्टिव के पहले हुआ हो और एक ही बार हुआ हो द का प्रयोग, और दूसरे वाले एडजेक्टिव के साथ ना हुआ हो, तो इसका मतलब जो भी चीज़ यहाँ लिखी हुई होती है, इसे यहाँ फ्लावर लिखा है, इसका मतलब ये एक ही फ्लावर के बारे में बात किया जा रहा है। एक ही फ्लावर है जो रेड और वाइट दोनों कलर का है, मतलब उसी फ्लावर में दो कलर हैं, रेड एंड वाइट, और यहाँ फ्लावर एक ही है, तो यहाँ क्या मान लेंगे आप? वन फ्लावर, ये वन फ्लावर है, ऐसा नहीं कि दो। तो द रेड एंड वाइट फ्लावर। अब आगे देखिए, आई सा ए ब्लैक एंड वाइट काउ। अब आप इसको खुद ही समझ सकते हैं, यहाँ पर भी देखिए दो एडजेक्टिव हैं, लेकिन ए जो कि एक आर्टिकल है वो केवल पहले वाले एडजेक्टिव के पहले लगा हुआ है, ब्लैक के पहले ही केवल ए लगा है, वाइट के पहले नहीं लगा। इसका मतलब यहाँ पर केवल एक गाय है, केवल एक गाय है, वन काऊ है। अगर यहीं पर मैंने आई सा ए ब्लैक एंड ए वाइट काऊ कर दिया होता, या यहाँ पर देखिए द रेड एंड द वाइट फ्लावर हो गया होता, यहाँ भी द लगा देते, इसका मतलब ये दो फूल हो जाता है, एक रेड कलर का है और एक वाइट कलर का है। देखिए आगे ये बात आप अगले एग्जाम्पल में समझेंगे। द रेड एंड द वाइट फ्लावर, देखिए यहाँ पर आ गया जिसकी बात मैं कर रहा था। देखिए यहाँ द रेड लिखा है और द वाइट, पहले तो यहाँ ऊपर देखिए एग्जाम्पल में यहाँ तो द नहीं लगा हुआ था, लेकिन यहाँ द लगा है। इसका मतलब ये हुआ जो ये फ्लावर है, अब एक फ्लावर नहीं है, रेड के पहले भी द लगा है, वाइट के पहले भी द लगा है, तो इसका मतलब एक फ्लावर है जो रेड कलर का है और दूसरा एक फ्लावर और है जो वाइट कलर का है। यहाँ पे दो फ्लावर की बात हो रही है, इस बात को आप समझ जाएं। अब देखिए अगले रूल पे चलते हैं जो इसी से जुड़ा हुआ है। द सेक्रेटरी एंड मैनेजर हैज़ कम। अब आप इसको खुद ही बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर द कितनी बार लगा है? एक बार लगा है, केवल सेक्रेटरी के पहले, मैनेजर के पहले तो नहीं लगा है। इसका मतलब, और यहाँ देखिए हैज़ लगा हुआ है, सिंगुलर वर्ब लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब है। तो देखिए क्या है, द सेक्रेटरी एंड मैनेजर हैज़ कम, इसका मतलब कोई एक ही आदमी है जिसके पास दो पोस्ट है, मतलब दो पोस्ट पर वो है, वही सेक्रेटरी भी है, वही मैनेजर है, तो इसलिए बोला गया द सेक्रेटरी एंड मैनेजर हैज़ कम, मतलब एक ही आदमी आया है जो कि सेक्रेटरी और मैनेजर दोनों हैं। अगला देखिए आप, यहाँ पर द सेक्रेटरी एंड द मैनेजर हैव कम। यहाँ देखिए आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आ गया, हैव आ गया। हैव क्यों आ गया यहाँ? क्योंकि यहाँ पर एक आदमी नहीं, यहाँ दो आदमी आ रहे हैं। द सेक्रेटरी के पहले भी द लगा है, मैनेजर के पहले भी द लगा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे दो आदमी हैं, एक सेक्रेटरी आया है और एक मैनेजर आया है, दो आदमी यहाँ पर आए हैं। देखिए कितना बड़ा अंतर पड़ जा रहा है एक ही बार द का प्रयोग करने पर और दो बार करने पर। तो ये सब एग्जाम्पल आप समझिए, ये सब एग्जाम्स में आते हैं। आगे देखते हैं। एक रूल होता है, हाफ के बाद ए या एन का प्रयोग ज़रूर होता है। देखिए हाफ एन आवर, हाफ ए ईयर, तो इसको आप समझ गए होंगे, बहुत ही छोटा सा रूल है। आगे देखिए, आई हैव नेवर सीन सच एन एक्सीडेंट इन माई लाइफ। तो यहाँ पे मैं क्या समझाना चाहता हूँ, आपको समझाना ये चाहता हूँ कि देखिए जो सच होता है, सच के बाद एन या तो ए का प्रयोग ज़रूर होता है। सच अगर आ गया तो उसके बाद ए या एन का प्रयोग आप ज़रूर करिए। तो एग्ज़ाम में ऐसा एरर हो सकता है कि सच लिखा हो और एन ना लगाया हो, सीधा एक्सीडेंट लिख दिया हो, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा हो किस पार्ट में गलती है, तो आप सीधा पकड़िए, अगर सच के बाद नहीं एन है तो सीधा बोलिए हाँ, अगर इसको डी नाम दिया है बोल दीजिए हाँ डी पार्ट में एरर है।
तो आपको ये रूल याद होना चाहिए कि सच के बाद एन या तो ए ज़रूर आता है। तो ये सेंटेंस आप समझ गए हैं, सच के बाद एन आया हुआ है, तो ये करेक्ट है। सी इज़ इंटरेस्टेड इन सच ए थिंग, देखिए सच के बाद और थिंग के पहले यहाँ पर भी ए लिख दिया है, तो सच के बाद ए या एन ज़रूर आता है, इस बात को आप दिमाग में बैठा लें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रामर को देखा जो कि आर्टिकल से रिलेटेड है, और ये मेनली द से रिलेटेड था। तो और ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और इसी टाइप के आते हैं क्वेश्चंस। तो जो एग्ज़ाम में लगातार आ रहे हैं वही चीज़ मैंने आपको समझाया, ज़्यादा मैंने डिफ़ाइन करने की कोशिश नहीं की। अगले लेक्चर में आप आगे का समझेंगे, आगे और बेहतर तरीके से पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा और आपको डेफिनेशन भी आर्टिकल की बताई जाएगी। इसी तरह से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच है और जितने भी टॉपिक्स हैं सभी को पढ़ाएंगे और एग्जाम्पल के साथ पढ़ाएंगे समझा कर। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने जो एक्सप्लेन किया है उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा नहीं है, एक्सप्लेन नहीं किया है, केवल मैंने एग्जाम्पल्स लिखा था और उसके थ्रू आपको एक्सप्लेन किया, पूरा समझाया है। तो आप मेरे जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसके द्वारा आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं, और नोट्स अगर आप पूरा ना बना पाए तो जो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर उसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, उससे आपको हमेशा याद रहेगा, आप रिवाइज कर सकते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।